डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ इनर्शिया इन द रेस्ट की बात कर रहा हूं। ये जो काम करेगा सरफेस का जो फोर्स है उसका नाम क्या भैया? नॉर्मल। क्या है? और ये सरफेस लगाता है बॉडी पे, हमेशा कैसे लगाता है? परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ठीक है, खुद के परपेंडिकुलर हमेशा लगाएगा। क्या चीज बताओ? क्या चीज लगाएगा खुद के परपेंडिकुलर? बात समझ है? अगर इंक्लाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर, ये है तो इसके परपेंडिकुलर, फ्लैट सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर। हमेशा कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर टू द इटसेल्फ। बॉडी चल नहीं रही है, अगर बॉडी चल नहीं रही तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? इनर्शिया इन द रेस्ट। पूरी बात क्लियर? अब क्या होगा? अब ये बॉडी रन कर रही है, मान लिया हमारे पास इसी ट्रैक पे एक गाड़ी चले जा रही है। ठीक, चले जाए। पोजीशन 1 पे जब था, पोजीशन 2 पे जब आया, पोजीशन 3 पे जब आया, हर समय इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपने वेलोसिटी चेंज करी? क्या स्पीड चेंज करी? ये क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। इसे हम क्या कहेंगे बेटे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या आपने इस पे कुछ लगाया है? क्या लगाया है? इसे कहते हैं इनर्शिया इन द मोशन। हमने कहीं चेंज नहीं किया। क्लियर? आपने देखा होगा कि अगर आप कभी कहीं से टर्न लेते हैं, आपने कहीं से टर्न लिया, तो ड्यूरिंग टेकिंग द टर्न ओवर हियर आप क्या करने वाले हैं? आप अगर कोई ये ट्रैक है, अगर मैंने बेटे इस ट्रैक पे गाड़ी चलाने की कोशिश करी तो गाड़ी क्या होगी? सीधे सीधे जाना पसंद करें। जब आप इसे घुमाएंगे तो अंदर बैठा हुआ पैसेंजर क्या होगा? थोड़ा सा बाहर की तरफ झुक जाएगा। जब वो बाहर की तरफ झुकेगा तो क्या करेगा? अपना डायरेक्शन क्या करता है? मेंटेन करने की कोशिश करता है। जिसमें होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया इन द डायरेक्शन। क्या कहते हैं हम? आप इसे भी चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट लॉ में हमने ये तीन चीजें देखनी होती है। क्या क्या? इनर्शिया इन द रेस्ट, इनर्शिया इन द मोशन और इनर्शिया इन द डायरेक्शन। अब जब हम सेकेंड लॉ पे पहुंचे, बड़े ध्यान से सुनिएगा सेकेंड लॉ पे, तो सेकेंड लॉ डिस्कस करने से पहले आपको क्वांटिटी के बारे में जानना है। हमारी बॉडी है, सरफेस पे मूव कर रही है, और मोमेंट का जो वेलोसिटी है बेटे वो v है। मोमेंट का जो वेलोसिटी है वो कितना है? v। और बॉडी ने मास कंजर्व कर रखा है m। बॉडी ने मास कितना कंजर्व कर रखा है? ठीक है, तो जो क्वांटिटी यहां पे अपीयर हो रही है उसका नाम है बेटे मोमेंटम। एंड दिस इज द मास इनटू वेलोसिटी। द यूनिट इज व्हाट? kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज p। इसकी वैल्यू कितनी हुई? kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ? p। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं। कितना? kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एंड दिस मोमेंटम विल कंजर्व। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे बात किया जाए
कि हमने क्या लिया, मान लिया एक वी विल जस्ट टू टेक अ पिस्टल, और इस पिस्टल को हमने फायर करने की कोशिश करी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जो पिस्टल का मास है, मास ऑफ पिस्टल जो है वो कैपिटल एम है। इसमें आपने बुलेट लोड किया, तो बुलेट का जो मास है, मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल एम। इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला अगर मैं बात करूंगा आपसे कि P इनिशियल इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू 0 प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू 0, तो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? एज यू विल ट्रिगर इट, तो बुलेट किधर भागेगा? बुलेट जाएगा आगे को, और आपका गन किधर जाएगा बेटे? पीछे को। आपका ये गन किस तरफ जाएगा? पीछे को। तो अगर ये मास ऑफ बुलेट है और ये मास ऑफ क्या है बेटे? गन। बात समझना। तो मास ऑफ गन बहुत कम, मास ऑफ बुलेट क्या होगा? बहुत कम, तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा। और मास ऑफ गन क्या है? ज्यादा, तो मास ऑफ बुलेट क्या, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट गन क्या हो जाएगा? बहुत कम। तो अगर मैं आपसे कहूं ये कितना है, इसका जो पीछे की वेलोसिटी है वो vg है, और इसका कितना बेटे? vb। तो इसका जो मोमेंटम होगा p बराबर कितना होगा? mg इंटू vg, और यहां पे कितना होगा? pb बराबर mb इंटू vb लिख सकते हैं। तो p फाइनल कितना हुआ हमारे पास? mg vg प्लस बेटे कितना? mb vb। और हमने कहा कि जो मोमेंटम है वो क्या है? कंजर्व। तो p इनिशियल बराबर कितना? इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 0 बराबर mg vg प्लस mb vb। नाउ द vg बराबर कितना आएगा बेटे? माइनस ऑफ mb vb अपॉन में mg। इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव बता रहा है कि जो गन है किस तरफ जाएगा। इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ। अब हुआ क्या, आपको समझना है, आपको निकालना है फोर्स। फोर्स की दो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई। डेफिनेशन नंबर 1 क्या है? इट विल ट्राई टू पुल और पुश ऑफ अ बॉडी। डेफिनेशन नंबर 2 जो आपको मैथमेटिकली पढ़ना है, तो आपसे कहा जाएगा फोर्स, सेकेंड पार्ट है सेकेंड लॉ का। फोर्स होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। क्या लिखते हैं बेटे? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, या ऐसा कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही कह सकते हैं। मोमेंटम में आपने कैसे चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू। सो अगर मैंने आपसे कहा कि F बराबर dp बाई dt, हियर P इज इक्वल टू कितना बेटे? m इंटू वी बाई टी लिख सकते हैं, m इंटू वी बाई the mass at that particular instant, the mass will be constant। अभी मेरा मास 100 kg है तो 100 kg है। अभी 10 घंटे 15 घंटे बाद क्या होगा नहीं जानता, लेकिन राइट नाउ आई हैव 100 kg। इस इंस्टेंट पे कितना है? कांस्टेंट है। सो अगर मैं आपसे कहूंगा तो लिखूंगा मैं m इंटू डी वी बाई प्लस v इंटू dm बाई, so rate of change over here, that is, so what we will write, this is a m into a। क्लियर है बात? समझ आए? अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूंगा तो SI यूनिट में क्या आएगा? ये न्यूटन, और CGS यूनिट में ये क्या आएगा? डाइन। क्या आएगा? डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ क्लियर रहेगा पूरी बात? सो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। क्लियर है? अगर A है, अगर A की मौजूदगी है तो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ये बात याद रखिएगा। तो फोर्स तभी लगेगा जब मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पे आप मोशन नहीं लगा सकते, सॉरी फोर्स नहीं लगा सकते। मतलब यू कैन नॉट डिस्टर्ब द मूविंग कंडीशन ऑफ बॉडी विदाउट अप्लाइंग द फोर्स।
So if you will apply the force, now the moving condition will be disturbed. So now this inertia in motion will be disturbed. क्लियर है पूरी बात, समझ आए? अब हुआ क्या, इसको थर्ड लॉ में लाया गया। जब थर्ड लॉ में लाया गया तो थर्ड लॉ को थोड़ा सा अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ, क्या कहते हैं डियर, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। इसका मतलब क्या है, आप सभी ने पढ़ा है एक एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन कब तक, जब तक बॉडी स्टैटिक है। लेकिन अगर बॉडी मूव कर गई तो एक्शन क्या है, रिएक्शन से ज्यादा। बात समझ आए? उस समय रिएक्शन भी होगा लेकिन रिएक्शन से एक्शन क्या है, ज्यादा। पूरी बात समझिएगा। तो आप क्या डिफाइन करोगे, द एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टिल द बॉडी इज ऑन द स्टैटिक कंडीशन। समझ आए बात? जब तक बॉडी किस पे है, स्टैटिक कंडीशन। तो अगर मैं आपसे लिख के बताऊं, यहां पे ये हमारा सरफेस है और ये सरफेस है डियर रफ। ये सरफेस कैसा है, और इस पे बॉडी रख दी गई जिसका अपना वेट है किस तरफ, ये क्या है बेटे, एक्शन। किसका, बॉडी का। किसका, किस पे, सरफेस पे। तो सरफेस ने क्या करा, नाम क्या है, तो ये क्या है, रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द बॉडी। क्लियर है पूरी बात? अरे बोलो हाँ है ना। आपने इस पे क्या लगाया, पुलिंग फोर्स। क्या लगाया आपने, तो बॉडी क्या करेगा, पीछे की तरफ एक टेंजेंशियल फोर्स देखेगा, जो कौन लगा रहा है, सरफेस। नाम क्या होगा, फ्रिक्शन। ये फोर्स कैसा है, रफ पे। मैं सिर्फ रफ की बात कर रहा हूं, अभी स्मूथ की बात हम थोड़ी देर बात करें। तो हमने क्या करा, सरफेस पे क्या लगा, फ्रिक्शन। किस तरफ, अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स। इसका काम क्या भैया, एक समय रोक के रखना और एक समय चलते हुए लगना। अगर रोक के रख रहा है तो क्या कहला रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर चलते हुए रख रहा है तो क्या कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर द सेम बॉडी, फॉर द सेम सरफेस, याद रखिएगा एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के। अगर वही बॉडी है, वही सरफेस है, तो उस समय एफ एस जो होगा एफ के से। बात समझ? सो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन इज व्हाट, क्या होता है बेटे, म्यू एस म्यू के इंटू एन। बात समझ? हियर म्यू इज व्हाट, friction coefficient. Here mu is what bede, clear? For the same surface and for the same body, the mu s is greater than mu k. बस हो जाए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि म्यू एस म्यू के से ज्यादा या कम है, तो आप क्या कहोगे, अगर सेम सरफेस और सेम बॉडी है तो म्यू एस ग्रेटर देन क्या है। अगर आपसे कह दे कि सरफेस रफ के बजाय कैसा है, स्मूथ है, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन बराबर कितना हो जाएगा। बात समझे? क्लियर है? इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बात समझना, एक्शन रिएक्शन का गेम चल रहा है। अगर आपसे कहा गया द फोर्स अप्लाइड ओवर हियर, सो ये क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। पूरी बात क्लियर है? क्या रोक पाएगा, कब रोक पाएगा, इन केस ऑफ स्टैटिक। कब रोक पाएगा, इन केस ऑफ, और कब नहीं रोक पाएगा, इन केस ऑफ काइनेटिक। क्लियर है बात? क्लियर है? क्या रोकना छोड़ देगा, वो अपना कैरेक्टर नहीं बदलेगा, वो अपना कैरेक्टर नहीं बदलेगा। सो इन केस ऑफ इट, ये क्या करेगा, रोकना जारी रखेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। पूरी बात क्लियर? पूरी बात क्लियर है? आपने खींचा किस फोर्स से था,
वो रोकने की कोशिश किससे किया था? एफ के से। क्या रोक पाया? तो अगर वो रोक नहीं पाया तो वो जो फोर्स हुआ है, एफ आगे की तरफ लगा है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एफ आगे की तरफ लगा और एफ के किस तरफ लगा बालक? तो बराबर कितना हो जाएगा? एफ नेट। बात समझ आए? एफ ने रोका, एफ ने खींचा, एफ के ने रोका। क्या रोक पाया? नहीं। अगर रोक पाया तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी चल पड़ी। तो चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एफ या एफ के? एफ नेट। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ना तो एफ ना तो एफ के। सो इसी का नाम होगा क्या बेटे? ड्राइवर। इसका नाम क्या होगा? याद रखिएगा। अगर उन्होंने कहा कि एफ जो है एफ एस से छोटा है और एफ एस के बराबर है, सो बॉडी ऑलवेज बी ऑन द स्टैटिक कंडीशन। ठीक है? सो हियर द एक्शन इक्वल्स टू, हियर द एक्शन लेस देन इक्वल्स, एक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू रिएक्शन। यहां पे एक्शन क्या है? रिएक्शन से बड़ा। और यहां पे एक्शन लेस देन और क्या है? इक्वल किसके? रिएक्शन। तो इसलिए यहां पे कंडीशन किसकी है? स्टैटिक। पूरी बात क्लियर है? पूरी बात क्लियर है? तो ये हमारे को सारा बात ये लॉज में समझ आना चाहिए। बना लीजिए। तो केस 1 की जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव अ सरफेस, on this surface a single body exists, a force applied over here, that is F. ठीक? It have the mass m, so the weight is m into g. Now we have the another normal upward of the surface. A friction F is applied over here. This is Fs in case of static and Fk in case of kinetic. क्लियर है? एक में क्या है? स्टैटिक और दूसरे में क्या है? सो अगर मैं आपसे कहूंगा n बराबर, तो n बराबर कितना आ जाएगा? mg। क्लियर? ये n बराबर mg को हम दोनों केस में लेके चलेंगे, फॉर स्टैटिक एंड फॉर काइनेटिक बोथ। सो इफ वी आर गेटिंग दिस इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक, तो F इज इक्वल टू कितना होगा? S। सो दिस इज व्हाट म्यू S इंटू n। हियर द n इज इक्वल टू कितना? mg। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू S इंटू, सो म्यू S बराबर कितना आ जाएगा? F बाई mg। क्लियर है? म्यू S बराबर कितना हो जाएगा? F बाई mg। पूरी बात समझ आई? अगर मैं इसे काइनेटिक के केस में पढ़ूंगा तो इन केस ऑफ काइनेटिक कितनी वैल्यू आ जाएगी? F is a driver, Fk is a passenger. Now this is F net. Clear? So F हमने लगाया है, Fk हमें मिला है जिसकी वैल्यू है म्यू के इंटू n, दैट इज कितना बेटे? m इंटू a. So F माइनस m म्यू के, दैट इज mg m इंटू a। अगेन a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? F माइनस अपॉन में कितना? m। सो व्हाट आई विल राइट, दिस इज F बाई m माइनस म्यू के इंटू g। दिस इज a। क्लियर है? पूरी बात? पूरी बात समझ आई? अगर सरफेस स्मूथ हुआ, फॉर स्मूथ सरफेस, सो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटे? F बाई m, बिकॉज द म्यू k इक्वल्स टू कितना? बिकॉज द म्यू k इक्वल्स टू कितना? 0। कोई दिक्कत? याद रहेगा? अब अगर हम नेक्स्ट में आए और हमने क्या किया, इसे कनेक्ट किया किसके साथ? एक बॉडी नंबर 2 के साथ। और कनेक्शन के लिए हमने लिया क्या? एक रस्सी। केस नंबर 2 है हमारे पास। व्हाट वी हैव?
दिस इज द सेम सरफेस, दैट इज फ्लैट सरफेस हुआ है, और हमने यहां पे लिया बॉडी 1 और यहां पे लिया हमने बॉडी 2। क्लियर? इसका मास है m1, तो इसका वेट कितना होगा बेटे? m1 जी। इसका मास है m2, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? m2 जी। एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय अ रोप। ये दोनों किससे कनेक्ट हैं? एक रोप से। क्लियर है? इस सरफेस ने इस बॉडी पे जो फोर्स लगाया वो किस तरफ लगाया? अपवर्ड। नाम है इसका n1। और इस पे किस तरफ लगाया बेटे? n2। अब फोर्स अप्लाइड ओवर हियर, दैट इज F। पूरी बात क्लियर? इस रस्सी के अंदर क्या आएगा? एक टेंशन नाम का फोर्स आएगा, और याद रखिएगा टेंशन इज ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन हमेशा किस तरफ भागता है? बॉडी से दूर। जब तक रोप या रस्सी या स्ट्रिंग कॉमन है तब तक ये टेंशन क्या रहेगा? कॉमन। बस हो जाए। आपने 2 रस्सी लिया, 2 टेंशन, 3 रस्सी लिया, 3 टेंशन, 4 लिया, 4 टेंशन। लेकिन जब तक आपका एक ही रस्सी रहेगा तो कॉमन रोप के लिए कॉमन टेंशन होगा। बस हो जाए। तो आपने लिखा ये F सरफेस है। पूरे सरफेस पे 2 चीजें होंगी, एक होगा म्यू एस और एक कितना होगा बेटे? क्लियर? म्यू एस दैट इज व्हाट? स्टैटिक कोफिशिएंट, एंड म्यू के इज व्हाट? सो नाउ वी विल एनालाइज दैट टॉपिक ओवर हियर। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूंगा तो गेम ऑफ दैट, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। सो गेम ऑफ दैट, इस पे, इस वाली बॉडी पे इस सरफेस ने फ्रिक्शन किस तरफ लगाया? पीछे को। इस वाली बॉडी पे इस सरफेस ने फ्रिक्शन किस तरफ लगाया? पीछे को। तो इसे क्या कहेंगे बेटे? Fs2, और इसे क्या कहेंगे? Fs1। बोलो हाँ है ना? क्लियर? ऑन स्टैटिक केस। अगर मैं इंडिविजुअल एफबीडी बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैंने बनाया, तो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बॉडी 1 एंड फॉर बॉडी 2। अगर मैं दोनों को बनाने की यहां पे कोशिश करूंगा, सो टर्म इज व्हाट? बॉडी 1 पे हमारे को क्या क्या लग रहा है बाल को? ये हमारा बॉडी 1 है। अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा तो बताइएगा, सबसे पहले इसका अपना क्या है? वेट। इस पे सरफेस का क्या है? n1। इस पे क्या लगाया हमने? फोर्स। ये हमारा अप्लाइड है। इस पे पीछे की तरफ क्या लगेगा? टेंशन एंड फ्रिक्शन एट स्टैटिक कंडीशन। क्लियर है पूरी बात? अगेन हमने बात करी बॉडी नंबर 2 की, तो इस पे आगे को क्या लगा? नीचे को क्या लगा? M2G। ऊपर को क्या लगा? पीछे को क्या लगा? Fs2। लग सकता है? सो वी विल एनालाइज ऑन द स्टैटिक कंडीशन ऑफ दिस बॉडी। अगर मैं आपसे लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा? N1 बराबर कितना बालक? M1G। दिस W इज इक्वल टू M1G। F इज इक्वल टू कितना? T प्लस Fs1। तो मैंने लिखा म्यू S इंटू N1। लिख सकते हैं? क्लियर है पूरी बात? अगेन हमने यहां पे बात करी तो T इक्वल्स टू कितना? सो T इक्वल्स टू कितना बेटे? Fs2। दैट इज कितना बेटे? म्यू S इंटू N2। लिख सकते हैं? कितना आएगा? म्यू S इंटू N2। कोई कंफ्यूजन? T बराबर कितना? म्यू S इंटू N2। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? देख लो। और यहाँ पे N2 बराबर कितना है हमारे पास? M2G। नाउ हियर द M2 बराबर कितना? M2G। N1 बराबर कितना? M1G। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? अगर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ने की कोशिश करी तो इसमें T राइट साइड, उसमें T कैंसिल हो जाएगा।
तो बोलो हाँ है ना। सो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे को मिलेगा तो कितना मिलेगा बेटे, एफ बराबर बताओ, म्यू एस इज ए कॉमन n1 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। अगेन द म्यू एस बराबर कितना आएगा बेटे, म्यू एस बराबर कितना आएगा जल्दी बताओ, एफ अपॉन में कितना, n1 प्लस, क्लियर। हियर n1 इक्वल टू कितना है, n2 बराबर कितना है, क्लियर है पूरी बात। अब कहते हैं अगर यही दोनों बॉडी जो है मूव करने लगे, सो अगर मूवमेंट के केस में ये देखा जाएगा तो इन्हें देखा कैसे जाएगा बेटे, मैं इसे बनाता हूं। बॉडी 1 है हमारे पास, जिसका फोर्स लगा है जिस पे F, नीचे को क्या है m1g, ऊपर को क्या है n1, पीछे को क्या है टेंशन प्लस फ्रिक्शन, दैट इज F(k)1, क्लियर। अगेन मैं बात करता हूं बॉडी 2 की, तो बॉडी 2 पे आगे को क्या है बेटे, टेंशन, आगे को क्या लगा हुआ है टेंशन, नीचे को क्या है, ऊपर को क्या लगेगा और पीछे को क्या लगेगा F(k)2, सिंपल सा बात है। सो दिस फोर्स इज कैपेबल टू ड्रॉ द बोथ फोर्सेस ओवर हियर, and this is the reaction of m1g. Again this force is capable to draw this body, this force over here, and you can again got the equal relation over here. So अगर मैं बात करूंगा इसके लिए तो क्या कंडीशन बनाई जाएगी ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा क्या, F इज ग्रेटर देन, बताओ F इज ग्रेटर देन क्या, P प्लस F(k)1, तो मैंने प्लस में देखा तो यहां पे माइनस आया F(k)1 ब्रैकेट खोलने के बाद, इसमें से इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो जो बचेगा वो कितना आएगा बेटे, F1 नेट, क्लियर। इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो जो बचेगा T माइनस F(k)2 बराबर कितना, F2 नेट, लिख सकते F1 नेट और F2 नेट। कैन वी ऐड द इक्वेशन 1/2, एज वी विल ऐड द इक्वेशन 1/2 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, F माइनस F(k)1 माइनस F(k)2 बराबर कितना बेटे, M1 प्लस M2 इंटू A, कैन आई, ऐसा लिख सकते। सो अगेन A बराबर कितना आएगा, F माइनस M1 प्लस, क्लियर है पूरी बात, बस समझ आए। अगर जैसे हमने दो बॉडी लिया, ऐसे ही हम इस सरफेस पे n बॉडी ले ले, n बॉडी, दो की जगह कितने ले ले, n बॉडी, कुछ ऐसा। We have the surface like this, and on this surface we will place the n bodies over here. हमने कितनी बॉडीज ले ली, यहां पे नीचे को क्या आएगा बेटे, M1g, ऊपर को क्या आएगा N1, नीचे यहां कितना आएगा, ऊपर को क्या आएगा कितना, ऊपर अगेन M4g, कितना बेटे M4 अगेन, और एंड दिस विल बी, मैंने MPG ले लिया, P बॉडी, तो ऊपर कितना आएगा
एनपी है। इस वाले पार्ट में अगर मैं देखूंगा तो इसके लिए फ्रिक्शन किधर है, पीछे, इसके लिए टेंशन आगे और यहां टेंशन, फिर यहां पे जो टेंशन उसका नाम मैंने दिया T1, ठीक है, कितना नाम दिया, यहां पे कितना होगा बेटे, टेंशन T2, फ्रिक्शन FK2 या FS2, यहां पे भी सेम टेंशन T2, यहां पे टेंशन T3, यहां पे कितना, यहां पे फ्रिक्शन कितना FK3, ये बॉडी 3 के लिए। ऐसे यहां तक जब आएंगे तो जो हमारे को फ्रिक्शन मिलेगा वो मिलेगा FKP। क्लियर? अगर हम इसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा, पूरी की पूरी जॉइंट सिस्टम की इक्वेशन A इज इक्वल टू F माइनस सिग्मा P रनिंग फ्रॉम 1 टू P रनिंग टिल द P तक, कितना, FKP अपॉन में बेटे कितना, सिग्मा बोलो, सिग्मा P रनिंग फ्रॉम 1 टू P रनिंग टिल द P तक, दैट इज कितना, MP। क्लियर? अगर कहते हैं 5 बॉडी है, कितनी बॉडी है, 5 बॉडी, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, यहां पे कितना हो जाएगा, FK1 प्लस FK2 प्लस FK3 प्लस FK4 प्लस FK5। 10 है तो अप टू 10, 20 है तो अप टू 20। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व द इक्वेशन डायरेक्टली। इन दिस इक्वेशन यू विल नॉट बी कंसीडर द टेंशन एट एनी पॉइंट। क्लियर? आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट डाल के पूरे के पूरे सिस्टम का आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। क्लियर है बात? ये हमारा रहा केस नंबर 1। अगर हमने क्या किया, इसी में केस नंबर 2 की डील करी, क्या लिया, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमने क्या करा, हमने लिया एक फ्लैट सरफेस, और उस पर लगाया एक पुली, क्या लगाया, और इस फ्लैट सरफेस के ऊपर आपने किया क्या, एक बॉडी प्लेस कर दी, ठीक है, और इसको एक रस्सी से कनेक्ट करते हुए आपने एक दूसरी बॉडी के साथ ज्वाइन कर दिया। क्लियर पूरी बात, दिख रहा है? कहते हैं इस बॉडी का जो मास है वो है M1 और इस बॉडी का जो मास है वो है M2। कितना है, M1 और M2। मैंने आपसे कहा कि दिस इज व्हाट, M1G, the weight is always vertically. Now here the tension is, now here the tension is common rho. Again here the weight is what, this is the N2. Now here friction in static, in kinetic, दोनों में। So for of static ये हमारा FBT बन गया। स्टैटिक के केस में ये पुली मूव नहीं करेगा, जैसे वैसा रहेगा। स्टैटिक में ये जो हमारा सरफेस है ये इसे मूव करने नहीं देगा क्योंकि इसने बहुत हाई फ्रिक्शन दिया। तो अगर मैं इसको बोलूंगा फॉर बॉडी 1, एंड दूसरा क्या है बेटे, बॉडी, एक क्या है बॉडी 1, दूसरा क्या बॉडी। सो बॉडी 1 की कहानी में कितना हो जाएगा, T बराबर कितना, M1G। T बराबर कितना, सिंपल सा बात। एंड बॉडी 2 की कहानी में कितना हो जाएगा, T बराबर फ्रिक्शन, दैट इज FS2। लिख सकते हैं हियर N2 बराबर कितना बेटे, M2G, लिख सकते हैं। सो नाउ यू कैन राइट दिस इज अ म्यू S M2, लिख सकते हैं।
सो इफ यू आर रिप्लेस ओवर हियर, दिस इज अ म्यू एस बराबर कितना, m1g अपॉन m2g। कैन आई कैंसिल इट? सो म्यू एस बराबर कितना हो जाएगा, m1 अपॉन में, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको हम यूज करते हैं, कहते हैं इस वाली रस्सी पे ऐसी 20 बॉडी लटका दी गई और यहां पे ऐसी 40 बॉडी रख दी गई, तो म्यू एस कितना होगा सरफेस का। क्वेश्चन समझ आए? अब इस फॉर्मूले को देखिए उधर, m1 क्या है, हैंगिंग है, और ये कहां पे बॉडी, ऑन प्लेन है। सो यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला ओवर हियर, द म्यू एस इज इक्वल टू सिग्मा मास ऑफ हैंगिंग अपॉन में मास ऑन द प्लेन। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व द इक्वेशन डायरेक्ट। आप इसे डायरेक्ट लगा के मार सकते हो, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको हैंगिंग मासेस काउंट करने और मास ऑन द प्लेन काउंट करने और आंसर डायरेक्ट होगा। क्लियर है? बात समझ आया? दूसरा केस, अब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक। हम किसकी बात करने वाले हैं? सो गेम ऑफ काइनेटिक में क्या होगा, ये पूरा का पूरा पुली मूव करने को तैयार है, कर भी रही है। सो पुली मूव करेगा तो इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा, और ये क्या है बेटे, क्या रोक पाएगा इसे? तो काइनेटिक के केस में, इन केस ऑफ काइनेटिक अगर मैं आपसे कहूंगा, सो m1g माइनस टी बराबर कितना, m1 है, कितना लिखेंगे, m1g माइनस टी बराबर कितना, बॉडी 2 में t क्या है, ज्यादा किससे, फ्रिक्शन से, तो बॉडी 2 पे बताइएगा t माइनस फ्रिक्शन बराबर कितना, m2 है। तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन वेंशन चल रहा है? चल रहा है? कौन सा टेंशन है बताओ, किस टाइप का टेंशन है? अरे बोलो, बता नहीं तो चेयर से मारेंगे अभी तेरे को। कौन सा टेंशन चल रहा है? पढ़ाई की टेंशन होती है, ये देखो, पढ़ाई का टेंशन थोड़ी ना होता है। टेंशन किस चीज का, जल्दी बता। अभी मैं तेरे को इस पॉइंट पे ले आता हूं, बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि इसको मेरे को पढ़ाना है। पढ़ाई का टेंशन क्या है बताओ, कैसा टेंशन, ज्यादा करने या अच्छे क्वेश्चन करने? मुद्दा ये है, आप कह रहे हो ज्यादा करने, टेंशन इस बात का है, टेंशन इस बात का होना चाहिए कि आपको अच्छे करने, समय के कम समय में करने। नहीं समझ आया मेरी बात? तो उस टेंशन को दूर करने के लिए आप क्या करोगी? तुम्हारा मेथड ऑफ अप्रोच देखें कि अगर तुम्हें टेंशन है और तुम इस बात का टेंशन लेके चलती हो कि तुम्हें मतलब बहुत क्वेश्चन करने हैं अच्छे अच्छे और तुमसे हो नहीं रहे, तो तुम क्या करोगी? टेंशन कैसे दूर होगा? ठीक है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्या करोगी अब? That's the connection in system. If you'll connect the system, now the tension will erase out. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को जोड़ दो, टेंशन गायब। नहीं समझा? अगर आपने सिस्टम को ज्वाइन किया तो टेंशन होने के बावजूद टेंशन का एक्सपीरियंस नहीं होगा। नहीं समझा बात? मैं यही बताना चाह रहा था, मेरी बात समझे? अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम रेज आउट हुए, दिस इज यू एंड दिस इज अस, एक टीचर होते और ये टीचर आपको हमेशा अपनी तरफ बनाना चाहते हैं, अपने से अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे, द टीचर विल कंबाइन विद द स्टूडेंट प्रोफेशनली, नाउ द टेंशन ऑफ स्टूडेंट विल बी रेज आउट। क्लियर है बात? नाउ द सिस्टम विल बी व्हाट, यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ, m1g माइनस एफ के अपॉन में कितना, m1 प्लस बराबर a। नहीं समझा? क्लियर है? समझ आया नहीं समझे? अगर ऐसे ही यहां 10 बॉडी हैंगिंग होती और यहां पे 50 बॉडी ले रखा होता, 50 बॉडी, 100 बॉडी, और बॉडी क्या करते, सिस्टम क्या कर रहा होता, मूव कर रहा होता। सो नाउ दिस इक्वेशन विल चेंज ओवर हियर, a बराबर, देखो ध्यान से, 10 बॉडी होती तो यहां पे कितना हो जाता, मास ऑफ हैंगिंग बॉडी इंटू जी। ठीक है, बॉडी ऑन प्लेन मान लेते 50 होता तो यहां पे क्या लिखते, माइनस फ्रिक्शन ऑफ
बॉडीज ऑन प्लेन, सारे का सब अपॉन में क्या लिखते हैं बेटे, टोटल मास, मास ऑफ हैंगिंग बॉडी प्लस मास ऑन प्लेन, लिख लीजिए।